रविंद्र जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पीछे होने का या बीजेपी के एग्जिट पोल पर खरा न उतरने का कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के कारण बीजेपी के नेतृत्व को ये भरोसा था कि इस बार हम 70 प्लस जा सकते हैं और अखिलेश यादव लगातार सत्ता से बाहर हैं, कांग्रेस पार्टी वहां अपना काडर भी खो चुकी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, अगर वहां इस तरह का रिजल्ट है तो आप क्या मानते हैं, इसका क्या संकेत है? ये दो संकेत हैं इसके। एक तो पहला साफ है कि इस बार वहाँ समाजवादी पार्टी ने, मैं कांग्रेस पार्टी का उतना नहीं कहूँगा, समाजवादी पार्टी ने जो सोशल कोalition बनाया, यानी कि जिसको जातियों का ये कहते हैं, वो बीजेपी से बेहतर बनाया है जी। आप देखिए कि इस बार समाजवादी पार्टी लगता है कि वो ज़्यादा यादवों को टिकट दी है, पर इस बार सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया और 7 उन्होंने कुर्मियों को टिकट दिया। और अयोध्या फैज़ाबाद जो है वहाँ उन्होंने जनरल कंस्टिट्यूंसी से एक पासी को टिकट दिया है। तो उससे उस कंस्टिट्यूंसी में क्या होता है अंत में मैं नहीं जानता, लेकिन उससे पासी वोट बैंक जो बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है वो पूरा शिफ्ट करता हुआ इंडिया अलायंस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ये 2 बड़े ऐसे रीजन हैं जिसको बीजेपी या तो समय से भांप नहीं पाई। बिहार में भी ऐसा हुआ है, बिहार में भी जो है सोशल कोalition, लेकिन कह लिए बिहार की हार उतनी आश्चर्यजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो लग रहा है ट्रेंड वो ज़्यादा आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन सोशल कोalition बनाने में बीजेपी वहाँ पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बड़े स्तर पर असफल रही है। उत्तर प्रदेश और बंगाल ये 2 बड़े मुद्दे हैं और यही जो है चुनाव को निर्धारित करेंगे। महाराष्ट्र तो एग्जिस्टिंग लाइन पे है, एग्जिट पोल के हिसाब पहले से भी माना जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बंगाल ही कहानी है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश और बंगाल कहानी है। रीना सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रीना जी, 3 सवाल आपसे पूछता हूँ, तीनों का थोड़ा संक्षेप जवाब दीजिएगा। एक कि एंटी इनकम्बेंसी कितना काम कर गई बीजेपी के खिलाफ। दूसरा सवाल कि एग्जिट पोल सारे फेल होते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं एग्जिट पोल के जो पंडित हैं वो पकड़ पाए कि भाई लोगों के मिजाज में असली क्या मामला चल रहा है। और 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन और एक सुरक्षा बोध, राम मंदिर, इस सब सारे जो बड़े मुद्दे थे जो जिसको लेकर के बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, आज वो मुद्दे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों ने लगता है पीछे कर दिया है या नकार दिया है, जिसके कारण आज इंडिया अलायंस जो है बीजेपी के लगभग बराबर है। अगर अकेले 297 के आंकड़े में से एनडीए के बाकी दलों को निकाल दिया जाए तो इंडिया अलायंस और बीजेपी वो लगभग बराबर दिख रहे हैं, लगभग 5-10 सीटों से ऊपर नीचे है। देखिए उपेंद्र जी, जो एंटी इनकम्बेंसी में कि अब जो प्रधानमंत्री जी थे वो तीसरी टर्म के लिए कर रहे थे, तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज्यादा थी। अब जिस तरह से चल रहा था कि मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, मोदी की सरकार, 400 पार, तो इस तरह से अगर हम भाजपा को देखें तो ये बिल्कुल एक क्लियर फेलियर रहा है भाजपा का, जो बीजेपी को एडमिट करना चाहिए। दूसरा, जो फ्री राशन उन्होंने बांटा, अगर 10 साल से इतनी स्ट्रांग उसमें सरकार थी तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि रोजगार के नए अवसर क्रिएट करते और उन जो एक शॉर्टकमिंग्स रही है उसको फाइंड आउट करते। और वो उन्होंने हमेशा एक लीक से हट करके, क्योंकि जो एक लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में होती है। देखिए इंडस्ट्री पे बहुत ही ज्यादा मेजर असर पड़ा कोविड के बाद भी। ये कोविड के बाद एक बड़ा चुनाव था, 2019 में चुनाव हुआ, उसके बाद बीच में कोविड आया, फिर अब ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, इसमें लोगों को सबसे ज्यादा जो उम्मीदें थी वो रोजगार नहीं है। सरकार उन मुद्दों की बात ही नहीं कर रही है और जहां पे प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत, कहीं कहीं वो उनके शब्दों में ऐसा रहा कि लोगों में निराशा रही, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि भाजपा ने उन स्टेट से गेन करा जहां पे पहले उनका वोट बैंक नहीं था, जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, आंध्रा हुआ, और मध्य प्रदेश में उन्होंने एज इट इज रेस्टोर किया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा उत्तर प्रदेश में, जो एक डैमेजिंग रहा भाजपा का और एनडीए गठबंधन का, वो उत्तर प्रदेश रहा। वहां पे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सीटों का बंटवारा, सीटों को जब दिया गया तो वहां पे योगी आदित्यनाथ जी का डिसीजन, उनकी चॉइसेस को दरकिनार कर दिया गया।
और बीच बीच में एक सर्टन एक क्षत्रिय कम्युनिटी को भी जो टारगेट किया, जो उसके जो परिणाम है वो आज हमें देखने को मिले। भाजपा को चाहिए था कि वो उम्मीदवारों को बदल देती और बजाय इसके कि एक ग्राउंड लेवल। रीना जी आप बने रहिए। रत्नाकर जी के पास दोबारा चलते हैं, उनसे संपर्क टूट गया था। रत्नाकर जी, आपको नहीं लगता कि चूंकि एनालिसिस हमेशा रिजल्ट के बाद ही होती है, इसलिए आज एनालिसिस हो रही है, इस पर बातचीत होगी और होना लाजमी भी है, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थी, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा जो एस्टिमेटेड आंकड़े थे उससे बहुत नीचे का आंकड़ा देखना पड़ रहा है? 12:30 हो गया, अभी एक कंसोलिडेशन का टाइम चल रहा है। 2 बजे तक लगभग हमें समझ में आ जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है और किसके फाइनल आंकड़े किसके पक्ष में कितने हैं। आप अपने पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के अंदर की क्या कमियां मानते हैं, क्यों ऐसा आज देखने को मिल रहा है? क्योंकि नारा अब की बार 400 पार का था, नारा अब की बार बीजेपी अकेले 260 भी क्रॉस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसा कि विपक्ष बहुत पहले से बोल रहा था, बता रहा था कि अब की बार बीजेपी 220 से लेकर 250 को क्रॉस नहीं करेगी। अभी का जो आंकड़ा है लगभग उसी के आसपास ट्रेल कर रहा है, 234 के 234 है बीजेपी अभी अकेले। जी बिल्कुल उपेंद्र जी, जो आंकड़ा अभी सामने आ रहा है, जो ट्रेंड दिखा रहा है, वो निश्चित रूप से अप्रत्याशित है। रोक रहा हूं, एक खबर भी है बीजेपी के लिए। इस बार उड़ीसा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से जीत मिली है और कमल खिल गया है, और उड़ीसा में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाएगी। और आंध्र प्रदेश में भी जो आंकड़े दिख रहे हैं वो भी बीजेपी के फेवर में, पूरे तरीके से बीजेपी के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2 बीजेपी के लिए खबरें भी हैं। जैसा पहले मैंने बताया कि बीजेपी दिल्ली में 7 सीटों पे आगे चल रही है, उत्तराखंड में जो 5 सीट हैं उस पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन केंद्र की सरकार के बारे में पक्के तौर पर जब शेयर बाजार आश्वस्त नहीं हो पा रहा है तो निफ्टी में गिरावट 1644 अंकों की और बीएसई सेंसेक्स में करीब 5100 अंकों की गिरावट, बड़ी गिरावट है। अभी अनुराग ठाकुर जी की बाइट आई है, देख लेते हैं कि अनुराग जी क्या बोल रहे हैं। एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही। अपने आप में काफी गैप है और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई और आगे भी बनी रहेगी। लगातार 5वीं जीत की तरफ। तो अनुराग ठाकुर युवा नेता हैं और काफ़ी सफल राजनेता हैं। उनकी बातों को हमारे साथ दोनों मेहमान सुन रहे हैं, हमारे सहयोगी प्रवीण तिवारी भी सुन रहे थे। मैं अपने मेहमानों से रिएक्शन लेता हूं कि जैसा उन्होंने कहा, सही कहा कि स्थिरता किसी भी पार्टी को अपने एजेंडे को आगे ले जाने के लिए बड़ा ज़रूरी होती है, लेकिन स्थिरता तब स्थिरता बनी रहती है जब जनता पूरे मनोयोग से उसको सपोर्ट करती है। सवाल यहाँ ये उठता है कि जो इंडिया अलायंस है उसने कभी दावा नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी अकेले जो है 100-200 का या 300 का आंकड़ा पार करेगी। उनका यही था कि इस बार हम 100 क्रॉस कर लें तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पिछली बार वो 54 या 56 सीटों पे सिमट के रह गए थे। तो भारतीय कांग्रेस पार्टी ने लगभग 100 का आंकड़ा 94 सीटों पर अभी आगे 100 के आंकड़े के पास वो पहुंच गई है। और ओवरऑल जो उनका पूरा जो अलायंस है उसमें सबसे बड़ा कमाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करते दिखाई दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर चल रहे हैं 33 सीटों के साथ में, 33 सीटों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में अकेले दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किंग मेकर अखिलेश जी इस बार बन के उभरे हैं। अमृतांशु जी, आपसे सवाल ये है कि अनुराग जी की बात आप सुन रहे थे कि अभी भी
हमें पूरी उम्मीद है कि हम सरकार बनाएंगे और हमें भी पूरी उम्मीद है कि बीजेपी सरकार तो बनाएगी, लेकिन इन आंकड़ों के साथ जो सरकार बनेगी वो कितनी पावरफुल सरकार होगी और क्या प्रधानमंत्री उसी दमदारी से अपने एजेंडे को लागू कर पाएंगे? देखिए, सारा कुछ कहने के बाद एक बात जरूर है कि एक बड़ा तबका है वोटरों का, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वोट करने वाले लोगों को, उन सबको इस बार के रिजल्ट से बहुत बड़ा धक्का लगा होगा और लग रहा है। तो जितने लोग ये सोच करके घर बैठ गए थे कि बीजेपी की सरकार आ रही है, वो सारे लोग अगली बार इस तरह से चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो स्थिरता की जो कहानी है वो इस बार के लिए सही है, अगले बार के लिए भी और पुरजोर कोशिश के साथ वापस आएगी। इसलिए सरकार की स्थिरता में कोई गड़बड़ी नहीं है और वो होनी भी चाहिए, ये जरूरी भी है। लेकिन कांग्रेस का नैरेटिव और कांग्रेस ने गेन किया है और उनका इंडी गठबंधन बनाना उनके फायदे में साबित हुआ है, ये अब प्रत्यक्ष हो रहा है। क्यों प्रवीण जी? बीजेपी 270 ला रही, 72 ला रही अपने दम पर। अभी आपका गट फीलिंग क्या कहता है? क्योंकि आपने तब से कहा कि 303 अच्छा, ये आपको लग रहा है बीजेपी बिल्कुल इंडिविजुअली? बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आप बताइए। आपने एक आंकड़ा दिया था वोटिंग के समय पर, आपने कहा था कि मैंने जब फेज 1 से लेकर के 5 तक का जो देखा था मैंने, तब मैंने आंकड़ा दिया था कि बीजेपी अपने रिकॉर्ड को कायम कर सकती है। और जिस दिन मैं अपना वोट डालने गया था 25 मई को, उस दिन मैंने बोला था कि बीजेपी और एनडीए 300 से 300 के 20 के बीच रहेंगे। हाँ। तो अगर ये आंकड़ा आता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार बीजेपी की बनती है, प्रधानमंत्री अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी मनीष ठाकुर जो हमारे रिसर्च हेड हैं, उन्होंने जो एक कागज़ मुझे अभी ले आके दिया है, वो ये कहता है कि फेज 1 और फेज 7 बड़ा अपने दर्शकों को बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि भारत के निवेशकों के लिए वाकई आज बहुत बुरा दिन है। क्योंकि अगर निफ्टी 1900 अंक नीचे गया है तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और सेंसेक्स 6000 अंक नीचे गया, ये भी आज अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आज भारत के निवेशकों के लिए और विदेशी निवेशकों के लिए, डीआईआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए आज बहुत झटके का दिन है। और ये माना जाता है कि सट्टा बाजार और शेयर बाजार अगर बैड रिएक्ट करने लगे तो इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट जो है सही नहीं आते। तो खैर अभी आंकड़े सामने आए देखेंगे। लेकिन जो हमारे रिसर्च हेड ने दिया है कि फेज 1 to 7 इंडिया ब्लॉक जो है अहेड, और फेज 5 में जो है लगभग बराबर की स्थिति थी, टाइट था। और फेज 2, 3, 4 यानी 2, 3, 4, 6 में एनडीए जो है जब वोटिंग पड़ रही थी तब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इंडिया जो ब्लॉक जो है 50 सीटों से लीड कर रहा है उन जगहों पर जहां कभी बीजेपी की मजबूत उपस्थिति थी, सीटें थी। और 90 अर्बन सीटों पे जो है टोटल, और करीब एनडीए जो है 37 सीटों, पहले जो 90 सीटों पे जो एनडीए की बढ़त थी यानी बीजेपी की सीटें थी अर्बन शहरों में, वहां पर एनडीए केवल 37 सीटों पे मतलब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो जो अपोजिशन के लोग थे जो आंकड़ा बता रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार थोड़ा सा अपने सीटों में कमी देखेगी, बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत भरोसा नहीं करते। उत्तर प्रदेश में मान लेते कि 55, 59, 60 तक आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी जो विपक्ष के जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो सफल होते हुए या सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एग्जिट पोल फिलहाल अभी तक यानी कि 12:30 का समय क्रॉस हो चुका है, अब 12:40 होने वाले होंगे लगभग, अभी तक जो है एग्जिट पोल का जो पूरा आंकड़ा है वो धाराशायी हो गया है। और शेयर बाजार और जो सट्टा बाजार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में, बंगाल और उत्तर प्रदेश, खेल हो गया, बड़ा खेल यही हो गया, बड़ा खेल यही पे हो गया है। तो अब सवाल लेते हैं रीना जी से, एक सवाल आपसे लेते हैं। आपने रीना जी सुना कि 6000 पॉइंट जो है भारतीय शेयर बाजार यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 6000 पॉइंट, और निफ्टी जो है 1900 पॉइंट नीचे जा चुका है, जो अब तक की जो 6000 पॉइंट सबसे बड़ी गिरावट होगी जहां तक मेरा अनुमान है और मेरा आंकड़ा है। अभी मेरे पास उसका पक्का नहीं है, लेकिन जो मेरी मेमोरी में है कि 6000 पॉइंट की गिरावट
अभी तक कभी नहीं देखी गई। सट्टा बाजार भी अब जो है बीजेपी की सरकार पर क्वेश्चन मार्क लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस में राहुल गांधी की एक बाइट मैंने 3 दिन पहले देखी थी, जिसमें बहुत ठोक के राहुल गांधी चलते हुए जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, कोई जर्नलिस्ट के जवाब पे देते हैं और बोलते हैं कि 295। आपका क्या मानना है कि क्या जो इंडिया अलायंस है 295 के आंकड़े तक पहुंच पाएगा, या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ पूरे आराम से सरकार बनाएगी? देखिए, जो अभी आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे, एग्जिट पोल आने के बाद नेक्स्ट डे जो मार्केट है उसने एकदम बूम किया था। और जहां तक अब इंडिया गठबंधन की और राहुल गांधी जी का जो आपने सवाल पूछा, यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो भाजपा है वो अभी स्पष्ट बहुमत से बहुत दूर है। और इस चुनाव से पहले भाजपा ने जिस तरह से पार्टियों में जोड़ तोड़ की रणनीति स्टार्ट करी, जैसे महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण जी को लेकर के आए, जो जिनको 2 महीने पहले सभी भाजपा के बड़े नेता बिल्कुल लेकर जिनके खिलाफ बोलते थे, तो ऐसा भी गुंजाइश है कि इंडिया गठबंधन भी वहीं से जोड़ तोड़ कर करके सरकार बनाए। यहाँ पे उपेंद्र जी एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें ये देखना होगा, वो है अरविंद केजरीवाल का। जब अरविंद केजरीवाल जी बेल पर बाहर आए तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि 75 वर्ष के होने के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी है उनकी पार्टी की। उस पे अमित शाह जी ने 24 घंटे के अंदर खंडन कर दिया। और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर इनके 400 या एक बहुत जायंट बहुमत आता है तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी को हटाने का खंडन किसी नेता ने नहीं किया। बिल्कुल लास्ट फेज में, आखिरी में जेपी नड्डा जी ने उस बात का खंडन किया, पर तब तक बहुत बड़ा डैमेज हो चुका था। उत्तर प्रदेश का जो वोटर है और जो नॉर्थ इंडिया का एक जो एवरेज वोटर है, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ का कद है वो इस चुनाव में बहुत बड़ा उभर कर उतरा है कि वो स्टार प्रचारक थे। और जब लोगों ने ऐसा सुना कि मोदी जी के को लेकर के 24 घंटे में खंडन आ गया पर योगी जी के बारे में कोई खंडन नहीं आया, तो लोगों को लगा कि ऐसा तो नहीं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, जिस तरह से नेताओं को, बड़े नेताओं को उठा करके जेल में डाल दिया गया और वो स्ट्रगल करते रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक साइलेंट इस चीज को लेकर के डर है कि डेमोक्रेसी पर कोई खतरा तो नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे लोगों ने, जो एक लोकतंत्र है उसने अपने हकों का, अपने अधिकार का पूरा उपयोग किया। और जो अभी जो स्थिति है उसको अगर हम ये भी कहें कि ठीक है कि एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में से कुछ पार्टियां अगर इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाती हैं, जैसे जेडीयू हो गया, उनका भी एक जो इतिहास है वो भी एक पलटू मार का ही है, कोई स्टेबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी ऐसी चीजें हैं। तो अभी हमें देखना होगा कि सरकार किसकी बनती है। अखिल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आपको मैंने पूरा मैदान खाली दे रहा हूं, बताइए क्या कहना चाहेंगे सारे रिजल्ट को देखते हुए। शुक्रिया। अभी हम लोग एआईसीसी ऑफिस में मौजूद हैं जी, और यहाँ पे बड़ा जोश का माहौल है जी। ये जोश का माहौल होने के 2 रीजंस हैं। एक तो क्योंकि ये देखा कि हमने, हमारी जो लीडरशिप थी और एक हमारे जो कार्यकर्ताओं का जोश था, पहले से ही जो चला हुआ आ रहा था, वो मोटिवेटेड थे इलेक्शंस को लेकर। और लीडरशिप में चाहे राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा हो, और हमारी प्रियंका गांधी खड़गे साहब की इतनी एज के अंदर भी उनका जो जोश था वो देखने लायक था। लेकिन इसके अलावा जो मेन चीज़ है, जो अभी सोचते हैं हम लगभग 3-4 महीने पहले पे जाकर, तो एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। एक, चाहे इंडिया अलायंस और इंडिया की बात हो, चाहे कांग्रेस और बीजेपी की बात हो, हमारे को ये मानते हैं हम कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स उठाकर देख लीजिए, उसमें किस पार्टी के पास में ज़्यादा चंदा आया, या फिर जो इलेक्शन कमीशन का जो कंपोजिशन हो रहा था उसमें सीजीआई को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया गया, या फिर हमारे जो बैंक अकाउंट्स थे उनको फ्रीज करा गया। और हमारे को इस
तरह से चुनाव लड़ रहे थे कि हम लोग जब कोई कंप्लेंट भी करते थे, आपको पता है कि किस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण के जो बयानात प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए, हमारी कंप्लेंट्स पे किस तरह के एक्शन हुए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद भी जिस तरह का प्रदर्शन अभी हम लोग देख रहे हैं एग्जिट पोल्स के अंदर, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे थे, हमने तो यहां तक कहा था कि हम एग्जिट पोल्स की डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसके बाद में हमने पार्टिसिपेट भी करा मीडिया के बुलाने के बाद में बार बार। हमने पहले दिन से कहा था एग्जिट पोल्स ये मोदी जी के एग्जिट पोल्स माने जा रहे थे और ये पूरा मैनेज था। और अभी शेयर बाजार की भी हालात हम देख रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल मैनेज करे गए, कॉमन लोगों को समझ में नहीं आया, उन्होंने अपना इन्वेस्ट कर दिया, इस तरह के स्टॉक्स उठा लिए, वो आज डूब गए। तो ये चीजें हैं। लेकिन अखिल जी अगले आधे घंटे में ये एनालिसिस और हो जाएगी, लेकिन अभी बड़ी बात ये है कि आपके साथ आने से फायदा जो है आपके सहयोगी दलों को ज्यादा हुआ। समाजवादी पार्टी 34 चली गई है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अच्छा प्रदर्शन कर रही है 21 सीटों पे, और भी इसी तरह से आप 94 पे पहुंचे। जैसा उपेंद्र जी कह रहे थे कि पिछली बार के मुकाबले 30-40 सीटों का आपको फायदा हुआ है, लेकिन बड़ा फायदा आपके सहयोगियों को हुआ है। ऐसे में पूरा उत्साह जो है अभी इनको इंटेक्ट रखना। वो 242 के बाद आप कह रहे हैं सरकार आप बना लेंगे, जबकि 242 जो है भारतीय जनता पार्टी के, 94 आपके साथ हैं, इन लोगों को साथ में जोड़े रखेंगे तो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। नहीं, साथ में तो हमारे जो जुड़े हुए हैं इंडिया अलायंस वो तो है ही। इसके अलावा क्योंकि अभी फाइनल फिगर नहीं है, फाइनल फिगर आ जाएगा, लोगों से फीडबैक ले लेते हैं ज्यादा जल्दी में। जैसे एग्जिट पोल्स में हमने ज्यादा जल्दी नहीं करी, आज के दिन भी हम जल्दीबाजी में नहीं है। हमारी लीडरशिप की जब बैठक होगी और वो फाइनल रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बाद में आगे वाला सरकार बनाना नहीं बनाना ये अभी प्रीमेच्योर है इस स्टेज पे। आगे शाम के बाद में मेरे ख्याल से कल एक मीटिंग बुलाई है, तो उसमें डिसीजन लिया जाएगा। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, आप बने रहिए।